केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की 70 सालों से चली आ रही समस्याओं का हो रहा समाधान। विकास से असुरी शक्तियों का होगा विनाश। राज्य के कई जिलों में आज भी मां दुर्गा की प्रतिमाओं का हो रहा विसर्जन। बीती शाम रावण दहन के साथ संपन्न हुआ विजयादशमी उत्सव। शामिल हुए खास और आम। चतरा में नक्सलियों के नाम पर 20 लाख रुपए लेवी की मांग करने वाले 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। हथियार, मोबाइल और वाहन बरामद। खूंटी के नजदीक एक नक्सली गिरफ्तार। और जेएससीए स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री शुरू। कल रांची पहुंचेंगी दोनों टीमें। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी के एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश की 70 सालों से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत अखंड है। श्री मुंडा ने कहा कि देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा तो असुरी शक्तियों का विनाश होगा। विजयादशमी के मौके पर कल राज्य भर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया गया। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। सामाजिक कामों में भी उनकी उतनी ही रुचि थी और हमें ये हार्दिक प्रसन्नता है एवं रणदीप अध्यक्ष हैं उनसे आज मोरहाबादी मैदान में मीडिया के इतने सारे साथियों को देखकर मुझे सुखद आश्चर्य भी हो रहा है और कई मुसीबत, कई चुनौतियों के साथ इस महामारी में काबू पाया गया और अंतोगत्वा वैश्विक महामारी जैसी आपदा पर हम लोगों ने विजय पाई। पूरा देश विजय पाया, पूरा दुनिया विजय पाया और पुनः हमारे दुर्गा पूजा का भव्य कार्यक्रम पूरे देश में मनाया गया। विजयदशमी के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के अरगोड़ा मंडा मैदान में आयोजित दुर्गा पूजा एवं रावण दहन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कबूतर शांति एथलेटिक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स अपने उसके तत्पश्चात ये भव्य कार्यक्रम
अंतिम पड़ाव में उपस्थित यहां उमड़ी जनसैलाब और साथ में यहां उपस्थित हमारे बड़े भाई सांसद संजय सेठ जी, विधायक नवीन जी और रावतदहन के समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और जोहार हैं। राज्य के कई जिलों में आज भी मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। शारदीय नवरात्रि की समाप्ति के बाद अश्रुपूर्ण माहौल में मां की दोबारा अगले साल फिर आने की मंगल कामना के साथ उन्हें भक्तगण विदा कर रहे हैं। विभिन्न जलाशयों, तालाबों और नदियों में विसर्जन का सिलसिला जारी है। गढ़वा शहर के मां गढ़ देवी मंदिर का दुर्गा पूजा इस युग में औरों के लिए प्रेरणा है। यहाँ पर बड़े बड़े गाड़ी और साउंड के जगह पर मां श्रद्धालु को अपने कंधों पर उठाकर जल प्रवाह करते हैं। इधर कोल्हान प्रमंडल के चाईबासा में शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन यात्राएं निकाली गईं और लोगों ने नम आंखों से अपनी आराध्य देवी को विदा किया। चक्रधरपुर में रजवाड़ों के समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार आदि दुर्गा की प्रतिमा को मशाल जुलूस के साथ कंधे पर उठाकर विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में दुर्गा पूजा हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हो गया। जमशेदपुर की जीवन रेखा, स्वर्ण रेखा नदी एवं खरकई नदी में विभिन्न घाटों में मूर्ति का कल विसर्जन किया गया। नक्सल प्रभावित चतरा जिले में नक्सलियों के नाम पर 20 लाख रुपए लेवी मांग करने वाले 4 शातिर अपराधियों को पुलिस ने हथियार, मोबाइल और वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। इधर खूंटी के नजदीक रिंग रोड से एक नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना जो केरेडारी, पीपरवार, टंडवा और अन्य थाना क्षेत्रों में इन लोगों के द्वारा घटनाकारी की गई है और करने के फिराक में ये लोग थे। इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी में आए जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके आधार पर इनके सभी जो अन्य सदस्य हैं सबकी का सत्यापन कर लिया गया। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2529 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3553 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती। देश में फिलहाल कोरोना के 32,288 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि
रांची में इस दौरान कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले, जबकि एक मरीज कोविड को मात देने में सफलता हासिल की। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार कोविड के 15 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,18,84,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर से सटे जादूगोड़ा के दुर्गा पूजा घूमने के दौरान काफी हंगामा हुआ। इस दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर ट्रैफिक डीएसपी ने अधिकारियों के साथ एक युवक की जांच पड़ताल की। इस दौरान युवक ने परिजनों का हंगामा किया। जैसे कि आप जान रहे हैं, जमशेदपुर में थोड़ा हेलमेट का छूट दिया था। कल भैया थोड़ा पूजा घूमने आए थे दोस्तों के साथ, तो भैया को बेवजह पुलिस हाथापाई करने लगी। वहाँ से उनकी गाड़ी टान के लिए आई, थाना में भी उनके साथ हाथापाई की गई। और जब हम लोग सुबह उनके जो परिजन है उनसे मिलने पहुँचे तो मेरा भाई का दोनों किडनी फैल, उसका पेट कटा, उसका पेट में भी ये थाना वाले ने लात मारी। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आगाज 12 अक्टूबर से हो रहा है। इस बार यह कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। पहला चरण 22 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर के बीच आयोजित होगा। इस दौरान पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की मुहिम चलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से इस कार्यक्रम का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष शिविर के जरिए लगभग 36 लाख आवेदनों का निष्पादन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश की भी रिकॉर्ड की गई। साहिबगंज के राजमहल में सर्वाधिक 74.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि राज्य में यही हालात रहे आगामी 11 अक्टूबर तक बने रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर आज, कल और परसों आंधी और वज्रपात के साथ वर्षापात के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से 3 वनडे मैच की सीरीज का आगाज हो रहा है। पहला मुकाबला आज लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि श्रृंखला के दूसरा मैच में दोनों टीमें रांची के JSCA स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भिड़ेंगी। रांची में आज से टिकटों की बिक्री शुरू हो रही है। रांची के JSCA स्टेडियम में 9 अक्टूबर को 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच खेलने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम 7 अक्टूबर को रांची पहुंचेगी। JSCA उपाध्यक्ष अजय नाथ शहदेव ने बताया कि दोनों टीम 8 अक्टूबर को अभ्यास सत्र में हिस्सा लेगी। 7 को करीब आफ्टरनून में 2-2:30 बजे के आसपास टीमें पहुंचेंगी, दोनों ही टीमें। और 8 को फर्स्ट हाफ में एक टीम का और सेकंड हाफ में दूसरी टीम का प्रैक्टिस सेशन भी होगा। और टिकट खिड़की भी जो है वो कल से खुल रही है। JSCA उपाध्यक्ष अजय नाथ सहदेव ने बताया कि गुरुवार से टिकटों की बिक्री शुरू हो रही है और आधार दिखाने पर एक व्यक्ति को अधिकतम 3 टिकट ही मिल सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार कुछ टिकटों की ऑनलाइन बिक्री भी होगी। टिकट बिक्री जो कल से शुरू होगी, टिकट खिड़की का इंतजाम, इस बार कुछ ऑनलाइन टिकट्स भी बिकेंगे कल से। उन्होंने कहा कि JSCA स्टेडियम में साल 2013 से ही समय समय पर मैचों का आयोजन होता रहा है, लेकिन यह पहला मौका होगा जब मैच का आयोजन पूर्व अध्यक्ष दिवंगत अमिताभ चौधरी की गैर मौजूदगी में होगा। JSCA उपाध्यक्ष ने कहा कि मैच के सफल आयोजन के लिए उनकी पूरी टीम लगी हुई है। आज अमिताभ सर के बगैर पहली बार JSCA कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन करेगा और जो पूरी टीम है, जो सर की बनाई हुई टीम है, उन लोगों ने मेहनत की है। अरसे बाद रांची में वनडे मैच होने से क्रिकेट प्रेमी बेहद उत्साहित हैं। इस श्रृंखला में झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज
ईशान किशन को भी मौका मिल सकता है। एसीए स्टेडियम एक बार फिर एक साल बाद क्रिकेट की मेजबानी के लिए तैयार है। गुरुवार को यहाँ टिकटों की बिक्री शुरू होगी और क्रिकेट प्रेमियों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रांची से दूरदर्शन समाचार के लिए मैं दिवाकर कुमार। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज होगा। यह मैच लखनऊ में दोपहर बाद 1:30 बजे से खेला जाएगा। सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन होंगे, क्योंकि रोहित शर्मा और केएल राहुल इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। टीम इंडिया के ज्यादातर अनुभवी खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भारत की ओर से एक टीम ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहे T20 विश्व कप में भाग ले रही है। ऐसे में कुछ युवा खिलाड़ियों को इस एक दिवसीय सीरीज में मौका मिला है। आज होने वाला डे नाइट मैच लखनऊ में खेला जाएगा। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न स्पर्धाओं में झारखंड की टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आर्चरी इंडियन राउंड के पुरुषों में एकल मुकाबले में बोकारो जिले के चंदन कियारी निवासी तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने पिछले दिनों स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं मिक्स्ड टीम में कोमोलिका बारी और जयंत तुलकदार की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। दौर के मुकाबले भी खेले जाएंगे। इसके अलावा हॉकी, फुटबॉल और गोल्फ की स्पर्धाएं भी आयोजित होंगी। इन खेलों में अब तक सर्विसेज का दबदबा देखने को मिला। पदक तालिका में वो सबसे ज्यादा स्वर्ण लेकर शीर्ष पर बरकरार है। दूसरे स्थान पर हरियाणा मौजूद है, जबकि तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। देश में कोयला उत्पादन में लगातार वृद्धि जारी है। सितंबर महीने में 12% उछाल के साथ 57.93 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है। 93 मिलियन टन रहा। वहीं इससे विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर बिजली आपूर्ति सेवा मिल पाएगी। वहीं साल 2030 तक 25% कोयला बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी अभी से कोयला उत्पादन की जो कंपनियों में तेजी नजर आ रही है। कोयला मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार देश का कुल कोयला उत्पादन सितंबर 2021 के आसपास 51.72% तक, उसकी तुलना अगर की जाए 2022 से तो ये 12% बढ़कर 57.93 मिलियन टन हो गया, जो कि सबसे ज्यादा अगर उत्पादन देखा जाए तो कोल इंडिया लिमिटेड का है, जो कि 45.67 मेट्रिक टन है। इसके बाद SCCL ने 4.93 मेट्रिक टन और अन्य खदानों ने 7.33 मेट्रिक टन किया है। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको दर्शन कराते हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का। अमृतसर एक बेहद ही खूबसूरत शहर जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, धर्म और व्यंजनों के लिए जाना जाता है। वहीं अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर सभी धर्मों की आस्था भक्ति का केंद्र माना जाता है। दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए स्वर्ण मंदिर एक अनोखा और भव्य दृश्य प्रस्तुत करता है। रात के समय में झील के बीच में स्थित खूबसूरत स्वर्ण मंदिर की आश्चर्यजनक वास्तुकला सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। स्वर्ण मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारों में से एक है, जो आस्था की अनोखी कहानी बयां करता है। स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है और पंजाब के समृद्ध इतिहास में एक अभिन्न भूमिका निभाता है। इस धार्मिक विरासत को न सिर्फ सिख बल्कि सभी धर्मों के लोग एक पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं। स्वर्ण मंदिर का ऊपरी भाग 400 किलो सोने से निर्मित है। आंतरिक दीवारों में उत्तम मीनाकारी और कांच का काम किया गया है और इस मंदिर के चारों ओर बने दरवाजे सभी धर्म के लोगों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा लंगर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ही होता है। यहाँ हर रोज हजारों लोग लंगर खाते हैं। गोल्डन टेम्पल की खूबसूरती न केवल देसी पर्यटकों को बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुनिया को ऊर्जा के क्षेत्र में ओपेक देश संबल प्रदान कर रहे हैं। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। महामारी के बाद पहली बार वियना मुख्यालय में आयोजित ओपेक देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में कटौती का फैसला किया गया। ये 2020 में कोविड महामारी के बाद से तेल उत्पादन में सबसे बड़ी कटौती है। ओपेक प्लस ने बयान में कहा है
कि ये फैसला वैश्विक आर्थिक और कच्चे तेल के बाजार परिदृश्य में अनिश्चितता को देखते हुए लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओपेक के निर्णय पर निराशा जताई है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और शीर्ष आर्थिक सलाहकार ब्रेन डिज ने कहा है कि राष्ट्रपति ओपेक के इस निर्णय से निराश हैं। उन्होंने कहा कि आपूर्ति में कटौती का असर उन देशों पर पड़ेगा जो पहले से ही ऊंची कीमतों से जूझ रहे हैं, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था यूक्रेन पर रूस के हमले से निरंतर नकारात्मक प्रभाव का सामना कर रही है। वहीं ओपेक प्लस के सदस्य देश सऊदी अरब ने इस कदम का स्वागत किया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बढ़ती ब्याज दरों और कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती की आवश्यकता थी। बता दें कि ओपेक प्लस के ये नियम नवंबर से लागू होंगे। स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 में देखते हैं किस तरह एग्रीरेन किसानों को कुशल और समान सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराता है। समय पर और पर्याप्त सिंचाई खेती के लिए काफी अहम होती है। अभी भी कई छोटे किसान ऐसे हैं जिन्हें सिंचाई के पर्याप्त साधन न होने की वजह से अपनी फसलों की उचित समय पर सिंचाई करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन एक स्टार्टअप ऐसा भी है जो छोटे किसानों को कुशल और समान सिंचाई की सुविधा मुहैया कराकर उन्हें सशक्त बना रहा है। एग्रीरेन एक मोबाइल इरिगेशन सिस्टम है जो पे पर यूज मॉडल पे फंक्शन होता है। पानी को डिलीवर करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ता है। एग्रीरेन का मॉडल ये है कि फार्मर्स को ये चिंता करने की जरूरत नहीं होगी पैसों का, या ये किस तरह से यूज करना, किस तरह से मेंटेन करना, किस तरह से ऑपरेट करने की वो चिंता से दूर कर देती है। ये स्टार्टअप के प्रशिक्षित ऑपरेटर परेशानी मुक्त भुगतान प्रति सेवा और ऑन डिमांड सिंचाई प्रदान करने के लिए पूरी तरह से एकीकृत और मोबाइल हॉस्टल तकनीक का उपयोग करते हैं। ऐप के जरिए किसानों को भूस्थानिक फसल संबंधी आंकड़े, मौसम का पूर्वानुमान और पिछले सालों के मौसम की जानकारी मिलती है, जिससे कि हर किसान अपने सिंचाई के समय को निर्धारित करता है। हमारा मिशनरी है जो होज रील के नाम पे जाता है, वो मोबाइल इरिगेशन सिस्टम है। वो ट्रैक्टर के पीछे पाइप से जब ट्रैक्टर आगे जाता है वो पाइप अनवाइंड होके पानी देता है। एक ऐप का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो फार्मर के फील्ड जाके वहाँ पे कहाँ वो क्या क्रॉप उगा रहे हैं और उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका क्रिटिकल स्टेजेस क्या है, जहाँ पे वो इरिगेशन का नीड है, वो सब वो ऐप में फीड कर देते हैं। हम लोग एस्टिमेट करे हैं कि 1 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर सेव करे हैं अभी तक, तो ये 2017 से। एग्रीग्रेन ग्रामीण युवाओं को जल उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षित करता है, जो महत्वपूर्ण चरणों में सटीक सिंचाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्टार्टअप का मुख्य फोकस 7 फसलों पर है, जिसमें कपास, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अनाज और बाजरा शामिल है। एग्रीग्रेन ने अपने लक्ष्य के मुताबिक किसानों के लिए बेहतर उपज हासिल करने, पानी बचाने और उनकी आय बढ़ाने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू जिला अंतर्गत हैदरनगर के 2 व्यवसायी बंधुओं से दोबारा रंगदारी मांगे जाने के मामलों को व्यवसायियों और जनप्रतिनिधियों ने काफी गंभीरता से लिया है तथा रंगदारों की गिरफ्तारी की मांग की है। व्यवसायियों और जनप्रतिनिधियों ने इसके खिलाफ हैदरनगर जपला मुख्य पथ को जाम कर विरोध दर्ज कराया और हैदरनगर बाजार भी बंद रखने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ के हेहल में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से कई लोगों की अकाल मृत्यु पर दुखी जताया है। उन्होंने कहा कि घटना अत्यंत कष्टदायक है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे।
उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल लोगों का इलाज जिला प्रशासन की निगरानी में चल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा ने रामगढ़ के हेहल में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से कई लोगों का आकस्मिक निधन को अत्यंत कष्टदायक बताया है। उन्होंने कहा कि परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दे। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के बारी गांव के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पहले से घात लगाकर बैठे एक व्यक्ति ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर जख्मी कर दिया था। उसे जख्मी हालात में अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा है। एक उग्रवादी को पुलिस ने खूंटी के नजदीक रिंग रोड के टोंको बस्ती से गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हटिया डीएसपी के नेतृत्व में उसे गिरफ्तार किया गया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को आदिवासी दलित विरोधी करार दिया है। जमशेदपुर साकची थाने के पुलिस द्वारा कथित तौर पर एक युवक को मोटरसाइकिल चेकिंग के नाम पर थाने लाकर पिटाई करने का मामला उजागर होने पर श्री मरांडी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की 70 सालों से चली आ रही समस्याओं का हो रहा समाधान, विकास से असुरी शक्तियों का होगा विनाश। राज्य के कई जिलों में आज भी मां दुर्गा की प्रतिमाओं का हो रहा विसर्जन। बीती शाम रावण दहन के साथ संपन्न हुआ विजयदशमी उत्सव, शामिल हुए खास और आम। चतरा में नक्सलियों के नाम पर 20 लाख रुपए लेवी की मांग करने वाले 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार, हथियार, मोबाइल और वाहन बरामद। खूंटी के नजदीक एक नक्सली गिरफ्तार। और जेएससीए स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री शुरू। कल रांची पहुंचेंगी दोनों टीमें।